Namaste, Jai Mata Di. Good morning, one and all present here. My name is Adarsh Rajesh Kumar Singh, born in Nawada, Bihar, brought up entirely in Nagpur, Maharashtra. I am a second year student from BA program History plus Economics from college हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे मैं आपका सीनियर हूँ। आपको जो प्रॉब्लम फेस हुई है, जो प्रॉब्लम आप फेस करिएगा आगे, वो सारी चीज़ों का डाउट लेके उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, बेस्ट विशेस आप लोगों को। आपका CACS फेज़ 1 काफ़ी अच्छे तरीके से आपने फिल किया होगा। हालांकि करेक्शन विंडो स्टार्ट है 4 अगस्त तक के। 4 अगस्त तक के आपका करेक्शन विंडो स्टार्ट है। आपका नेम देख लीजिएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो नेम से करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, तो मेरा फादर नेम बीच में इंक्लूड रहता है। तो आपका आधार कार्ड और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको DU में लगने वाले हैं, सारे इसमें आपका सेम नाम रहना चाहिए। और कोई भी नाम में कोई भी अगर इशू होता है तो आपको एफिडेविट पहले से रेडी रखना चाहिए, क्योंकि एट अ पॉइंट जब आपको सीट अलॉट होगा, तो उस टाइम पे अगर आपकी कोई क्वेरी रेज होती है डैशबोर्ड पे, तो आपको एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा उस चीज़ का, कि आपको आपका नाम या फिर आपका एड्रेस जो भी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी प्रॉब्लम आप फेस करोगे, उस चीज़ को लेके आपके पास करेक्शन अभी 4 अगस्त तक के स्टार्ट है। नेम को एक बार देख लेना, नेम करेक्ट हो, फ़ोन नंबर करेक्ट हो और ईमेल आईडी करेक्ट हो, क्योंकि आपकी क्वेरी अगर कुछ ऐसी भी रेज होती है तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है, वो आपके नंबर पे ही आएगा। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा करेक्शन विंडो में। आपका CACS फेज़ 1 वैसे अभी तो एंड पे है, और आपने CACS में करेक्शन को सही से करिएगा। हालांकि मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ हंसराज में। आपको मैं इंसाइट भी देना चाहता हूँ, और अभी आप लोग को कौन से प्रॉब्लम फेस होगी वो भी बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फेज़ 2 में आने वाली है वो है प्रेफरेंस फिलिंग। ठीक है, पहली बात, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये जो एंट्रेंस है, यहाँ पे पैनिक इसलिए होते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को एक ड्रीम रहता है कि हमें ये अचीव करना है, ये गोल अचीव करना है। तो मेरे काफ़ी मेंटर्स हैं और काफ़ी मैं किताब पढ़ता हूँ, तो उसमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी का काफ़ी अच्छा लाइन है, जो मैं खुद को भी बोलता हूँ। तो पहले अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न कि आपको तभी जाके यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग में काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको अपने बताऊँगा, लेकिन एक मोटिवेशनल कोट आपको मैं बताना चाहूँगा, जो मैं खुद को भी बोलता हूँ स्टार्ट करने से पहले। हालांकि बहुत बड़ा डिस्कशन होगा इसके दौरान पे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो जो लाइन मैं अटल बिहारी वाजपेयी की जो हर दिन अपने आप को बोलता हूँ, तो वो लाइन कुछ इस तरीके से है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। सो गाइस, हमारा फेज़ 2 आने वाला है। 1 अगस्त से हमारा फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस देना है। प्रेफरेंस फिलिंग्स के काफ़ी सारे अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स है, और आपकी पर्सनल व्यू और पर्सनल ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, कि आपका कॉलेज प्रेफरेंस है, कि आपको नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस में श्री वेंकटेश्वर, उसके बाद ऑफ कैंपस में काफ़ी डिफरेंट कॉलेजेस। आपको कॉलेजेस को लेके एम है, तो आप डिफरेंट कोर्सेज प्रेफरेंस शीट में अपने कोर्सेज़ के हिसाब, वो कॉलेज के हिसाब से डिफरेंट कोर्सेज डाल सकते हैं। रेदर आप अगर कॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं, आपकी प्रायोरिटी बहुत मैटर करती है प्रेफरेंस फिलिंग में। बहुत सारे ट्रिक्स रहते हैं प्रायोरिटी, जैसे कि मैटर करता है इसके दौरान, कि आपको जैसे प्रेफरेंस फिलिंग का सबसे मेन प्रायोरिटी मैटर करता है कि आपके प्रायोरिटी क्या है प्रेफरेंस फिलिंग में। जो सबसे बड़ा डाउट और जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, जो हमने भी फेस किया था, कि DU के सारे कॉलेजेस के अपने अपने वैल्यूज़ है, अपने अपने ब्रांड नेम है, काफ़ी नॉर्थ कैंपस का काफ़ी नाम है, लेकिन DU में जो भी फैकल्टीज़ है सारे कॉलेजेस में बेस्ट है, और वो अपने अपने डिपार्टमेंट की अपनी अपनी खासियत है हर कॉलेजेस की। हाँ, कैंपस लाइफ डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट कॉलेजेस की। अब आपका प्रायोरिटी क्या है वो मैटर करता है, कि आपको कॉलेज टारगेट करना है या फिर आपको डिग्री टारगेट करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हिस्ट्री ऑनर्स करना है, BA हिस्ट्री ऑनर्स करना है किसी को, तो हिस्ट्री ऑनर्स में अगर आपका गोल है कि हिस्ट्री ऑनर्स ही आपको प्रायोरिटी है, कि आपको हिस्ट्री ऑनर्स ही करना है करियर पॉइंट ऑफ व्यू में, कि आपको करियर आगे इसी फील्ड में बनाना है,
तो ये मैटर नहीं करता है कॉलेज कौन से कॉलेज में होगा। DU के सारे कॉलेजेस NRIF रैंकिंग में आते हैं, जो कि इंडियाज़ के बेस्ट कॉलेजेस में से एक है। तो आप हिस्ट्री ऑनर्स को अगर प्रायोरिटी देते हो, डिग्री मतलब आप इस कोर्स को अगर आप प्रेफरेंस देते हो, तो आप प्रेफरेंस फिलिंग में ध्यान रखिए कि हाँ, आपका नंबर 1 मेरे तरफ से ट्रिक यही रहेगा, गो फॉर फर्स्ट फॉर NRIF रैंकिंग। हर कॉलेज की NRIF रैंकिंग करती है हर साल, NRIF रैंकिंग मैटर करता है। सेकंड चीज़, आपको जैसे कि मैंने कॉलेज की प्रायोरिटी दी थी, मैंने कॉलेज को प्रायोरिटी दी थी क्योंकि मुझे एक्सपोजर एंड ऑल कॉलेज में डिफ़र करता है। नॉर्थ कैंपस का एक्सपोजर अलग है, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में आप देखोगे जो विश्वविद्यालय में नॉर्थ कैंपस है लाई करता है हमारा, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉलेज बहुत सारे कॉलेज है DU के, तो वहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस है, तो वहाँ पे थोड़ा एक लाइफ, स्टूडेंट लाइफ और एक एक्सपोजर डिफरेंट है। हालांकि साउथ कैंपस में भी आप देखोगे तो वेंकटेश्वर, आर्यभट्टा और आत्माराम ARSD जो कॉलेजेस है, ये सारे कॉलेजेस साउथ कैंपस में लाई करते हैं। तो ये सारे कॉलेजेस की भी कैंपस लाइफ है, लेकिन मैंने नॉर्थ कैंपस को इसलिए ये दिया क्योंकि वहाँ की लाइफ, कमला नगर ये सब की, आप यहाँ पे आइएगा नॉर्थ कैंपस में तो आपको समझ जाएगा। और यहाँ पे मैंने कॉलेज को प्रेफरेंस दिया था। तो आप अगर प्रेफरेंस शीट अगर कॉलेज के हिसाब से जाइएगा तो पहले आप NRIF रैंकिंग देखिए वो कॉलेज का क्या है। हाँ, जब आपको डिग्री देखना है, जब आपको देखना है कि आपको क्या करना है, तो आप किसके थ्रू जाइएगा, पहले NRIF रैंकिंग जाइए कि हिस्ट्री ऑनर्स में किसका अच्छा रैंकिंग है, कॉलेज रैंकिंग पे जाइए कि डिपार्टमेंट रैंकिंग क्या है उसकी। आपके कोई सीनियर हो गए या फिर कोई भैया हो जो पहले DU में पढ़ चुके हैं, उनसे पूछिए कि कौन से कॉलेज का कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। तो NRIF रैंकिंग हो गया, कॉलेज रैंकिंग हो गया। थर्ड, हर एक कॉलेज की खुद की वेबसाइट है। लाइक मैं हंसराज कॉलेज से हूँ, तो हंसराज की खुद का एक पोर्टल है, वेबसाइट है, उसमें हंसराज कॉलेज के सारे डिटेल्स हैं, जिसमें आपको ऑल टोटल प्लेसमेंट से लेके जो भी आपको प्लेसमेंट देखना है, सोसाइटीज़ के बारे में जानना है, हर एक। तो आपने कोई कॉलेज पहले से सेट करके रखा है कि ये कॉलेज जाना है, चाहे कोई भी कोर्स करना है, तो कॉलेज के बारे में अगर आपको प्रेफरेंस देखना है तो आप कॉलेज की वेबसाइट से देख लीजिए। हर एक कॉलेज की खुद की वेबसाइट है, खुद उनके जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वहाँ पे मेंशन्ड है, वो कॉलेज के प्रिंसिपल कौन है और उनका कैसे वर्किंग है, सोसाइटी, फैकल्टीज़ क्या है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप लोगों के पास प्रेफरेंस फिलिंग के लिए सिर्फ 6 दिन है, मतलब 7 अगस्त को आपका प्रेफरेंस फिलिंग काम ख़त्म हो जाएगा। आपको 6 दिन में ये सारे डिसाइड करना है। अब बोलेगे आदर्श भी आप इतना लॉन्ग प्रोसेस बता रहे, आप कॉलेज नेम, कॉलेज के बारे में रिसर्च करो, NRIF रैंकिंग देखो, कॉलेज रैंकिंग देखो, तो आप बोल रहे हो कि ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, आप 6 दिन में कैसे कर पाएंगे, राइट? ये डाउट रहेगा आप लोगों को। हाँ, प्रेफरेंस फिलिंग के ऊपर जाएंगे हम लोग। प्रेफरेंस फिलिंग पे कैसे हम लोग प्रेफरेंस फिलिंग देखेंगे। जैसे कि आपका CUET का स्कोर आ चुका है, CUET का रिजल्ट आ चुका है, बेस्ट विशेस आप लोग को कि आप बहुत अच्छे स्कोर लाए हैं। तो CUET स्कोर, सबसे पहले आपका CUET स्कोर क्या है वो मैटर करता है आपके प्रेफरेंस फिलिंग में। CUET स्कोर आपका क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका CUET स्कोर 700 फॉर एग्जाम्पल 700 आपका CUET स्कोर है। CUET स्कोर के बाद आप का कास्ट कैटेगरी क्या है, आप कौन से कास्ट कैटेगरी से आता है, आपका कैटेगरी मैटर करता है। ये सब बेसिस पे कॉलेजेस अलॉट होते हैं, क्योंकि हर एक, जैसे कि सेंट स्टीफेंस में माइनॉरिटी कोटा लगता है, SGTB खालसा में माइनॉरिटी कोटा लगता है, तो वहाँ पे एक कैटेगरी वाइज भी माइनॉरिटी कोटा है, लेकिन हर कॉलेज के DU में नहीं है। UG में ही माइनॉरिटी कोटा लगता है, PG में नहीं लगता है। तो कैटेगरी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप OBC है और आपका स्कोर 700 है, इट्स एन वेरी गुड स्कोर। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ अपने स्कोर के हिसाब से साउथ कैंपस को ऊपर रख दो या ऑफ कैंपस को ऊपर रख दो। मेरा ये एक बिल्कुल एडवाइस नहीं रहेगा कि आप वैसा करो। मेरे हिसाब से प्रेफरेंस फिलिंग हमेशा ये बात याद रखो, स्कोर कुछ भी रहे, अपने बारे में बेस्ट ही सोचना है कि हमें मिलेगा ये चीज़। और कभी भी DU अपना ऑफिशियल कट ऑफ नहीं निकालता, दे ऑल आर प्रिडिक्टेड कट ऑफ। जो दूसरे इंस्टीट्यूट या दूसरे ऑफिसेस कट ऑफ निकालते हैं, DU अपना कोई प्रॉपर कट ऑफ नहीं निकालता है। स्टिमुलेटेड रैंकिंग निकालता है, लेकिन कट ऑफ कभी नहीं निकालता है ऑफिशियल, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हाँ, नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस ध्यान रखिएगा। जो मैं अपने पर्सनल एडवाइस, जो मेरी प्रायोरिटी थी, प्रेफरेंस फिलिंग प्रायोरिटी के ऊपर बहुत मैटर करता है। आपका
क्या प्रायोरिटी है आपका? प्रायोरिटी ये है कि आपको कोर्स को महत्व देना है कि आपको कॉलेज को महत्व देना है। लेकिन नॉर्थ कैंपस की कुछ खासियत है जो है एक्सपोजर यहाँ की बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस आपको नॉर्थ कैंपस में मिलते हैं, जहाँ पे KMC, रामजस, हिंदू, हंसराज और स्टीफेंस, ये सारे कॉलेजेस, क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस वहाँ पे अवेलेबल है। इंद्रप्रस्था कॉलेज ऑफ वुमेन, ये सारे नॉर्थ कैंपस में लाई करने वाले कॉलेजेस है। और उसके बाद फिर आप देखो दौलत राम भी नॉर्थ कैंपस में आता है। तो ये पूरा क्लस्टर है, वहाँ पे एक आपको एनवायरनमेंट डिफरेंट मिलेगा, जो मैं आपको पर्सनली बताऊँगा कि आप ये प्रेफरेंस फीलिंग अगर इस तरीके से, हाँ अगर आपका कोई भी प्रायोरिटी है, आपका कोर्स भी प्रायोरिटी है ना, तो आप पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को डालना और सेकंड उसके बाद जाना साउथ कैंपस के कॉलेजेस के लिए। हालांकि ऐसा नहीं कोई बाइफिकेशन है कि भैया ये बोल रहे हैं तो मतलब साउथ कैंपस में अच्छा पढ़ाई नहीं होता या फिर वो उनके डिपार्टमेंट अच्छे है, नहीं। श्री वेंकटेश्वर, ARSD, इन लोग के NRIF रैंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी इनके NRIF रैंकिंग है। उसके साउथ कैंपस क्या आता है? ऑफ कैंपस। ये सारे कैंपसेस इसलिए डिवाइड है जस्ट बिकॉज ऑफ एरिया। ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस में कुछ डिफरेंस है या फिर वो बेटर है, ये बेटर है, ये नहीं। यहाँ पे क्लस्टर एक एनवायरनमेंट मिलेगा। एनवायरनमेंट मैटर करना है या फिर आपको देखना है कि एक कॉलेज लाइफ में ओनली स्टूडेंट एरिया एंड ऑल में लिविंग करना है, तो नॉर्थ कैंपस इज़ अ वेरी गुड फॉर एक्सपोजर। एंड साउथ कैंपस भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद ऑफ कैंपस के कॉलेजेस डिफरेंट एरियाज़ में शिफ्ट है, कोई एक ही एरिया में क्लस्टर्ड नहीं है, लेकिन डिफरेंट एरिया में। तो यही है बाइफिकेशन। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बाइफिकेशन इस बेसिस पे है कि आपको यहाँ पे अच्छी पढ़ाई मिल रही है, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही। सारी जगह सेम है, सिर्फ डिपार्टमेंट डिफ़र करता है। लेकिन DU के कोई भी स्टूडेंट, बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत एक्सपोजर रहता है DU में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि काफ़ी सारे एक्सपोजर है। यहाँ पे सोसाइटीज़ भी आती है कॉलेजेस में। तो ये सारी प्रेफरेंस फिलिंग में ये है कि आपकी प्रायोरिटी मैटर करती है। और अगर आपका कोर्स प्रायोरिटी है तो गो फॉर कोर्स। जैसे कि आपको BA हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो आपका क्या रहेगा? BA हिस्ट्री ऑनर्स के ही कॉलेजेस को ये फॉर्मेट में डालना। कैसे फॉर्मेट में? नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, ठीक है। फिर सेकंड ट्रिक क्या है? अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कोर्स है तो आपको मैंने बताया है कि आपको कॉलेजेस डालना है तो ऐसे डालना। अगर आपका सेकंड प्रायोरिटी, जो मेरी प्रायोरिटी थी, पर्सनल प्रायोरिटी, मुझे कोई भी हाल में नॉर्थ कैंपस, थोड़ा मैंने सुना था, मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे, तो मुझे नॉर्थ कैंपस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे को पता रुचि आई उसमें कि मैं नॉर्थ कैंपस को ही लेके जाऊँ, क्योंकि मैं नॉर्थ कैंपस में रहने का लाइफ देखना चाहता था। एक एनवायरनमेंट चाहता था जो बहुत लोग बोलते हैं विश्वविद्यालय, कमला नगर, बहुत सारी चीज़ें। आप नॉर्थ कैंपस में आइएगा तो आपको पता चलेगा। आपको कुछ भी स्कोर रहे मेरे हिसाब से आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। यही मैं आपके सीनियर का एक ट्रिक है कि आप पैनिक मत करिए कि आपको 400 आया तो आप साउथ कैंपस को ऊपर कर दीजिएगा और नॉर्थ कैंपस को नीचे कर दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप सेम पैटर्न फॉलो करिए। सीट अलॉटमेंट में आपका क्या मैटर करता है? CUT स्कोर भी मैटर करता है और आपकी कैटेगरी भी मैटर करती है, मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन फ्रॉम माई एडवाइस गो फॉर दिस, ठीक है। तो मैंने प्रायोरिटी के बारे में आपको बताया था कि प्रायोरिटी कैसी है, प्रायोरिटी क्या मैटर करता है, आपको मैंने बता चुका हूँ कि प्रायोरिटी अगर आप कोर्स को देते हैं तो आप वही पैटर्न नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, देन ऑफ कैंपस, ठीक है। जैसे कि BA हिस्ट्री ऑनर्स में अगर मैंने नॉर्थ कैंपस के 5 कॉलेजेस डाले, हिस्ट्री ऑनर्स में कितने डाले? 5 कॉलेजेस। अगर मैंने 5 कॉलेजेस मैंने नॉर्थ कैंपस के डाले, उसके बाद साउथ कैंपस के 4 कॉलेजेस डाले, और उसके बाद अगर ऑफ कैंपस में मैं जाता हूँ तो मैंने आपको यही पैटर्न बताया कि ऑफ कैंपस का फिर ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। हालांकि काफ़ी सारे कॉलेजेस में हिस्ट्री ऑनर्स अवेलेबल है और हिस्ट्री ऑनर्स में ये सारी चीज़ों की आप कर सकते हो इस तरीके के प्रेफरेंस फिलिंग कि आप नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और फिर ऑफ कैंपस को ये करो। जितने भी नॉर्थ कैंपस के हिस्ट्री के डिपार्टमेंट है उसको फर्स्ट में रखो, उसके बाद साउथ कैंपस का जो डिपार्टमेंट है जो कॉलेजेस में उसको रखो, उसके बाद ऑफ कैंपस को रखो। ये हो गया आपका कोर्स। अगर आपकी प्रायोरिटी है तो क्या है? कोर्स, ठीक है। और सेकंड अब क्या हो जाता है? सेकंड चीज़ में क्या हो जाता है? जो मेरा सेकंड जो मैंने फॉलो किया था वो मैंने फॉलो ये किया था कि मैंने अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो प्रेफरेंस लिस्ट इस पैटर्न में बनाई थी कि मुझे कोर्स मैटर नहीं करता है, मुझे
बीए करना था, बीए में ऐसा भी नहीं कि मैं हिंदी प्लस फिजिकल ले लूँ या संस्कृत ऑनर्स ले लूँ। बीए में हालांकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे ये जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट में मेरा नॉलेज है, उसमें मेरे को बीए कोई भी मिल जाता। हिस्ट्री ऑनर्स मिल जाता, हिस्ट्री ऑनर्स चलता, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल जाता, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चलता, ज्योग्राफी ऑनर्स मिलता, ज्योग्राफी ऑनर्स चल जाता, या बीए प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मिलते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मिल जाते। तो वे बेटर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने यही पैटर्न को फॉलो किया। मैंने क्या किया, मैंने 50 नंबर तक के सिर्फ नॉर्थ कैंपस डाला। मैंने डाला पहले, जैसे कि मैंने कोर्स को किस तरीके से हैंडल किया, मैंने बोला पॉलिटिकल साइंस, मेरा जैसे कि मेरी इच्छा थी कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ये मेरी प्रायोरिटी थी, ये भी मेरा कोर्स भी प्रायोरिटी था, लेकिन मेरा कोर्स से ज़्यादा कॉलेज के लिए भी मेरा उतना ही फोकस था। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री था, तो मैंने क्या किया था, पहले डाला था हिंदू कॉलेज डाला था, उसका पॉल साइंस डिपार्टमेंट डाला था, उसके बाद सेकेंड मैंने डाला था स्टीफेंस, उसका भी मैंने क्या डाला था, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। सेम थर्ड नंबर पे मैंने डाला था हिंदू फिर से, और मैंने इस बार डाला था हिस्ट्री। सेम मैंने फिर किया था स्टीफेंस, और फिर मैंने डाला था हिस्ट्री। उसके बाद हिस्ट्री था मेरा, पॉल साइंस और हिस्ट्री मेरे दो प्रायोरिटी कोर्सेज थे। तो मैंने फिर उसके बाद फिफ्थ इसमें डाला था हंसराज। ये मेरा जो प्रेफरेंस शीट, मैंने स्टार्टिंग के 10 प्रेफरेंस शीट मैंने किस तरीके से बनाया था, मैंने नॉर्थ कैंपस को ऐसी प्रायोरिटी दी थी कि मेरे इतने सारे कॉलेजेस जब मैं प्रेफरेंस लिस्ट में भर रहा था, तो मैं आई गेस 35 तक के नॉर्थ कैंपस में ही लाई कर रहा था। मुझे 35 के अंदर फिल एज मच एज पॉसिबल। प्रेफरेंस शीट में कॉलेजेस जितने पॉसिबल है उतने आप डाल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, आप 100 डालो, मैंने 100 डाले थे। आपकी इच्छा, आप रिसर्च करिए, उसके बाद आपको 100 डालना है, 10 डालना है, आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, जैसे कि 790, 772 ऐसे कॉलेज, ऐसे अगर आपके स्कोर है तो अगर आप ज़्यादा प्रेफरेंसेस मत डालिए, 25-30 डालिए, वो मैटर करता है स्कोर के हिसाब से। लेकिन DU में आना है तो प्रेफरेंसेस अच्छे से ज़्यादा भरिए, मैं यही आपको एडवाइस करूँगा। तो यहाँ पे थे हम लोग। हंसराज कॉलेज का मैंने फिर डाला था हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हंसराज कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस नहीं था, मैंने हिस्ट्री डिपार्टमेंट डाला था। फिर उसके बाद मैंने 6th इसमें डाला था, मेरा 6th इसमें मैंने डाला था KMC का हिस्ट्री, किरोड़ीमल। उसके बाद मैंने 7th में रामजस। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे ये किया था। फिर यहाँ पे मैंने ऑनर्स कोर्सेज को ऊपर रखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर अपने BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन को चूज़ किया, जहाँ पे हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री प्लस कॉमर्स, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। BA प्रोग्राम के मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, हिंदी प्लस फिजिकल, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री प्लस फिलोसफी। डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट प्रेफरेंस है। जैसे कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट KMC में, रामजस में, KMC में, तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट KMC में ही है। हमारे हंसराज कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट अभी तक के नहीं है। तो आप ऐसे प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं जो मैंने आपका एडवाइस किया, क्योंकि मैंने नॉर्थ कैंपस में सिर्फ नॉर्थ कैंपसेस के कॉलेजेस में प्रायोरिटी मैंने कैंपस को दिया था। तो मैंने सिर्फ एज मच एज कॉम्बिनेशन और जो मुझसे पॉसिबल था। अब मुझसे हिंदी प्लस फिजिकल पॉसिबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला, मेरे से संस्कृत ऑनर्स नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और ये तो जो तुमसे नहीं हो सकता वो भी मत डालो। और सेकंड, कुछ एलिजिबिलिटी है, लाइक BA इको ऑनर्स करने के लिए आपके पास मैथ्स होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो आपको प्रेफरेंस फिलिंग में आपको वो ऑप्शन देगा नहीं, क्योंकि वो रेड लाइन से आ जाएगा, वो लिख के सारे जितने भी अल्फ़ाबेट है वो रेड लाइन से आ जाएगा और वो आप चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रेफरेंस फिलिंग का हमारे पास पैटर्न रहेगा, ऐसा प्रेफरेंस फिलिंग आप करिए, मेरा यही एडवाइस रहेगा। उसके बाद जो
प्रेफरेंस फिलिंग के बाद हाँ प्लीज़ मेरे फिर से वही है कि आप वही फॉलो करिए, पहले नॉर्थ कैंपस फिर साउथ कैंपस फिर ऑफ कैंपस। क्यों? क्योंकि उसका फ़ायदा भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि उसका फ़ायदा क्या है। क्योंकि देखो आपका क्या होगा कि यहाँ पे प्रेफरेंस हुआ, आपका प्रेफरेंस फिल हुआ, कब से कब तक के आपका प्रेफरेंस फिलिंग टाइम है। आपका प्रेफरेंस फिलिंग कब से स्टार्ट है? 1 अगस्त से लेके कब तक के 7 अगस्त तक के आपका प्रेफरेंस फिलिंग है, ठीक है। उसके बाद 7 अगस्त से पहले आप चेंजेस कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। बाद में क्या हो जाएगा, CACS पोर्टल ऑटो लॉक कर लेता है आपके प्रेफरेंसेस। इसलिए बोल रहा हूँ जितना एज मच एज पॉसिबल है उतने आप प्रेफरेंसेस भर दीजिए। आप सेल्फ डाउट मत रखिए, स्कोर को लेके डाउट मत रखिए। आप अपनी कैटेगरी आपके पास है, कैटेगरी आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए। आप प्रेफरेंस जितने भर सकते हो उतने भरिए। मेरे बेस्ट विशेज़ है कि आप लोग आओ, हर एक कॉलेज की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमि रही है DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रेफरेंस फिलिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोकस करें। मैंने आपको बता दिया दोनों ट्रिक्स एंड ट्रिक। अगर आपको डिपार्टमेंट को अगर प्रायोरिटी देना है तो आप डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी दीजिए, आपको कोर्स को करना है तो आप कोर्स को करिए, और अगर आपको कॉलेज को करना है तो आप कॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए। इट्स डिपेंड ऑन यू। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि एट द एंड वो आप ही का डिसीजन रहेगा कि आपके लिए क्या सही है। आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो पहले आप नॉर्थ कैंपसेस के जितने भी कॉलेजेस हिस्ट्री आपको दे रहे हैं, क्योंकि हर कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट हो या पॉल साइंस डिपार्टमेंट हो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप देख लीजिए कौन से कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिर पहले नॉर्थ कैंपस डालिए, उसके बाद साउथ कैंपस डालिए, उसके बाद ऑफ कैंपस डालिए, ठीक है। तो उसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको अभी बताता हूँ कि इस पैटर्न में मैं क्यों बोल रहा हूँ, आदर्श भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये पैटर्न फॉलो करो। क्योंकि आपका क्या हो जाएगा 9 अगस्त को क्या हो जाएगा, आपके प्रेफरेंसेस लॉक हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपको DU एक स्टिमुलेटेड रैंक देती है। DU कभी अपना ऑफिशियल कट ऑफ नहीं निकालती है कोई भी कोर्सेज के लिए कि हमारा कट ऑफ ये था। वो काफ़ी डिफरेंट एजेंसीज रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन रहता है डिफरेंट जो कट ऑफ निकालती है। लेकिन आज तक के DU ने अपना ऑफिशियल कट ऑफ निकाले हैं। CUET आने के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या निकालती है DU निकालती है स्टिमुलेटेड रैंकिंग। अब आपने बहुत सारे कोर्सेज डाले होंगे, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, BSc साइंस, बॉटनी केमिस्ट्री ऑनर्स, जोलॉजी ऑनर्स, बहुत सारे डिफरेंट BCom ऑनर्स, जितने भी आपने प्रेफरेंसेस डाले होंगे, आपके जितने भी आपने कोर्सेज डाले होंगे, आप ये चीज़ नोटिस करिएगा कि या आप स्टिमुलेटेड रैंकिंग में ये देख पाएंगे कि आप वो कोर्स में कौन सी रैंकिंग में हो। CACS पोर्टल कितने लोगों ने फिल किया है, उसके बाद उनमें से आप किस रैंकिंग में हो वो आपको स्टिमुलेटेड रैंकिंग बता देगी। मैं अपने पर्सनल सजेशन बताऊँ तो मैंने स्टिमुलेटेड रैंकिंग देखी नहीं थी खुद की, क्योंकि स्टिमुलेटेड रैंकिंग देखता था तो मेरे को लगता था कि मैं पैनिक हो जाऊँगा। और स्टिमुलेटेड रैंकिंग के हिसाब से अगर अपने प्रेफरेंसेस चेंज करते हो तो मैं खुद ने ये एडवाइस खुद को नहीं दी थी। तो आप अपने थॉट प्रोसेस से चल सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि एट द एंड मैं ये बोलूँगा कि ये जो 6 दिन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, आराम से टाइम लीजिए, आराम से बाकी रिसोर्सेज भी आप यूज़ करिए। और वो रिसोर्सेज में देखिए, जैसे मैंने NRIF रैंकिंग के बारे में बताया कि कॉलेजेस के NRIF रैंकिंग है। उसके बाद हर कॉलेजेस के डिपार्टमेंट की एक भूमि रही है, किसी का हिस्ट्री डिपार्टमेंट अच्छा है, किसी का पॉल साइंस डिपार्टमेंट अच्छा है, तो वो भी मैटर करता है। और थर्ड, हर एक कॉलेज की खुद की एक वेबसाइट है। वो वेबसाइट में आप देख सकते हो, जिनको जैसे BCom ऑनर्स करना रहता है, जिनको साइंस से प्लेसमेंट या कॉमर्स से प्लेसमेंट या BA से प्लेसमेंट लेना रहता है, तो उनको कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक कॉलेजेस ने अपने वेबसाइट में अपने सारे इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, वेदर इट इज़ फैकल्टी, जो भी फैकल्टीज़ पढ़ाती है एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें हर एक कॉलेज की है। तो आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि यहाँ पे 70 कॉलेजेस है और 70 कॉलेजेस डालोगे तो 6 दिन बहुत ज़्यादा कम होता है, आदर्श भैया हम कैसे करेंगे। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि कम कॉलेजेस देखो जो आपका ड्रीम कॉलेज है। जैसे वो ड्रीम कॉलेज है तो वो ड्रीम कॉलेजेस के बारे में पता करो। यूट्यूब में काफ़ी सारे व्लॉग मिल जाएंगे DU के कॉलेजेस के, आप देखिए कि वो कैंपस कैसा है। कैंपस भी मैटर करता है, आपको कैंपस कैसा चाहिए, हर एक का इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो आप वो चीज़ को वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। कुछ ही कॉलेजेस के, ज़्यादा कॉलेजेस के करो मत, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेने में फिर आगे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्टिमुलेटेड रैंकिंग मैंने बोला मैं पैनिक कर जाऊँगा, और ये पैनिक के बाद DU ही हमें ऑफ़र करता है कि आप प्रेफरेंस चेंज विंडो चालू करेगा, जिसमें आप अपने प्रेफरेंसेस को आगे पीछे सीक्वेंस वाइज चेंज कर सकते हैं।
लाइक 10th में अगर मैंने किरोड़ी मल रखा है तो मैं 8th में कर सकता हूँ, 7th में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस को आगे पीछे करने का, चेंज करने का पोर्टल स्टार्ट किया जाएगा यहाँ पे हालांकि ऐड ऑन नहीं होंगे कॉलेजेस, यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस चेंज होगा, ठीक है। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण दिन जहाँ पे आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट होगा, और ये दिन कौन सा है, 16 अगस्त। आना मंदिर जो आपका है भूमि, वहाँ पे सर टेक के कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए। मेरी भी यही मनोकामना है आप सबसे। तो आपको 16 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट एलोकेशन सीट मिल जाएगी, आपको दिखा दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। जैसे कि मुझे फर्स्ट लिस्ट में ही हंसराज का बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स मिला था फर्स्ट इसमें। तो फर्स्ट इसमें जब आपको आएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है आपको मिले। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी डी यू में हर एक कॉलेजेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। डिफरेंट सोसाइटी, मल्टीपल एनजीओज़ में आप एनरोल करा सकते हो। तो यहाँ पे तो एक्सपोजर है, ठीक है। फर्स्ट CSAS पोर्टल में आपको मिलेगा कोई कॉलेज, ठीक है। इस हिसाब से मैंने जो आपको ट्रिक बताया था, जो मेरा पर्सनल ट्रिक था, मैंने क्या बताया था, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, उसके बाद ऑफ कैंपस, ठीक है। कोई रैंकिंग नहीं, कोई ज़्यादा प्लस माइनस नहीं, यही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि यही पैटर्न आप फॉलो करिए, ठीक है आपका। क्योंकि देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आपने फर्स्ट CSAS पोर्टल में फर्स्ट आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल राजधानी कॉलेज, और राजधानी कॉलेज में आपको नहीं रहना, राजधानी कॉलेज का हिस्ट्री ऑनर्स आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट 16 अगस्त टिल 18 अगस्त है, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक्सेप्ट, फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन आएगा जब आपका पोर्टल खुलेगा, सेकंड CSAS पोर्टल का आपको जब मिल जाएगा 16 अगस्त को, तो आपका एक पोर्टल खुलेगा जहाँ पे आपको फ्रीज एंड अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि आप हिम्मत मत हारना, आपका ड्रीम कॉलेज, आपका जैसे कि आपको 28th नंबर ऑफ प्रेफरेंस में कॉलेज मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इम्प्रूवमेंट, ऊपर वाले कॉलेजेस अच्छे हैं और ऊपर वाले कॉलेजेस के डिपार्टमेंट अच्छे हैं, आपको अपना कोर्स मिल सकता है। तो इसको मेरे तरीके से, मतलब मेरे एडवाइस से एक्सेप्ट, फ्रीज मत करिएगा, आप अपग्रेड करिएगा, ठीक है। आप अपग्रेड करते जाइए, हिम्मत मत हारिए, ठीक है। क्योंकि आगे क्या होगा, आपको सेकंड CSAS एलोकेशन आएगा, सेकंड CSAS एलोकेशन आएगा। तो CSAS एलोकेशन सेकंड ये है कि सेकंड टाइम भी आपको, अगर आप अपग्रेड करते हैं, या तो अपग्रेड हो सकता है या तो अपग्रेड नहीं हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा नहीं कि आदर्श भैया ने बोला है तो ऊपर के कॉलेजेस मिल जाएंगे, नहीं। ऊपर के कॉलेजेस में इन केस क्या है, वेकेंट सीट्स कब डिस्प्ले होगी आपकी, वेकेंट सीट्स होगी 22 अगस्त को। 22 अगस्त को आपको वेकेंट सीट पता चलेगी कि बीए प्रोग्राम में इतना वेकेंट सीट है, उसके बाद आपको पता चलेगा ये कॉलेज में इतना वेकेंट सीट है। उसके हिसाब से वापस एक मौका आता है, एक उम्मीद आती है कि आपको ऊपर के प्रेफरेंसेस के कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। इन केस मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ सीक्वेंस ये रखिए, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, देन ऑफ कैंपस। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑफ कैंपस मिल जाता है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज आपको मिल जाता है, तो आपको अगर एक्सेप्ट नहीं करना, इट्स योर चॉइस। कॉलेज कोई भी बुरा, कोई भी अच्छा, कुछ ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वहाँ पे ये है। मेरा हिंदू था मेरा प्रेफरेंस, बट मुझे हंसराज मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे स्टीफेंस था मेरा प्रेफरेंस, मेरा हंसराज से ऊपर, आई एम वेरी हैप्पी इन हंसराज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ बिंदास चल रही है, अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, अच्छी सोसाइटीज़ में है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको वेकेंट सीट्स दिखाई जाएगी, और वो वेकेंट सीट से जैसे आपको फॉर एग्जांपल 28 नंबर ऑफ कॉलेज अलॉट हुआ है, तो 28 के नीचे जितने भी कॉलेजेस आप प्रेफरेंस शीट में डालिएगा उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। जो महत्व रहेगा वो इसके ऊपर वाले सीक्वेंस का रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैटर्न फॉलो करिए, वो पैटर्न फॉलो करिए जो पैटर्न मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है।
तो सेकेंड एलोकेशन सीट में क्या होगा, से 22 को आपको क्या पता चलेगा, 22 को आपको पता चलेगा कि कितने वैकेंट सीट्स कौन से कॉलेजेस में है, रहते हैं कॉलेजेस में वैकेंट सीट्स, सारे कोर्सेज का कुछ ना कुछ वैकेंट सीट्स रहते हैं। तो एक उम्मीद जगती है कि हमारे ऊपर वाले प्रेफरेंसेस हमें मिल सकते हैं क्या। अब क्या होता है, जब ये वैकेंट सीट्स दिखाया जाता है उसके बाद हमें वापस विंडो रीओपन होता है। विंडो रीओपन कब होगा, 22 अगस्त को ही आपका विंडो रीओपन होगा। और कितने तारीख को बंद हो जाएगा वो सेकंड विंडो, 23 अगस्त को विंडो बंद हो जाएगा। उस समय पे आपको एक ऑप्शन रहेगा कि आप यहाँ पे कॉलेजेस को सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। आप हंसराज को पूरा ऊपर डाल दीजिए, आप हिंदू को पूरा ऊपर डाल दीजिए, डिफरेंट कोर्सेज से डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि आपको कुछ चेंजेस करना है, कुछ बदलाव करना है। आप ऐड नहीं कर सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा। आपके 28 के नीचे जितने भी कॉलेज है वो तो रहेंगे ही नहीं, जो रहेगा 27 तक के रहेगा। और 27 तक के रहने के बाद आपको 27 में ही सीक्वेंस लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक पैटर्न फॉलो करिए, ठीक है। और पैटर्न फॉलो करने के बाद फिर उसके बाद फिर आप देखिए, मैंने तो बहुत मतलब मेरा 35 मेरा एलोकेशन हुआ था मेरा 8th प्रेफरेंस पे, तो मेरे ऊपर अच्छे कॉलेजेस थे। तो मैं अपग्रेड के लिए सेकंड CSAS राउंड के लिए गया था, अपग्रेड के लिए गया था। हालांकि अपग्रेड हुआ नहीं था, लेकिन काफ़ी लोग का, कुछ लोगों का हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, उम्मीद रखिए और आप यहाँ पे सेकंड सीट एलोकेशन का वेट करिए। और सीट एलोकेशन आपका कब होगा, 25 अगस्त को आपका सीट एलोकेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, 25 अगस्त को सीट एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास सेम ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट, अपग्रेड और फ्रीज, ठीक है। तो आपके पास अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन आइएगा। तो आपको मैंने अपग्रेड के बाद बता दिया है कि आपको अपग्रेड के बाद वही सीट एलोकेशन का पैटर्न जो रहेगा वो फॉलो होगा। लेकिन अगर आप फ्रीज करते हैं तो आपको वेरीफाई कराएगा कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लाइक पहले इसमें भी पहले जो आपका ये होगा, यहाँ पे भी आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और वो सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट, कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन इसके बाद आएगा, ये प्रोसेस के बाद आएगा। आपको फॉर एग्जांपल KMC में ज्योग्राफी ऑनर्स मिल गया फर्स्ट एलोकेशन सीट में, ठीक है। KMC में क्या मिला, एलोकेशन में आपको फर्स्ट इसमें क्या मिला, ज्योग्राफी ऑनर्स, ठीक है, फर्स्ट एलोकेशन सीट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो सीट को एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा KMC से, ठीक है। फिर उसके बाद अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन आएगा और उसके बाद जो प्रोसीजर है मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेम चीज़ CACS के सेकेंड राउंड में होगी। फिर से अब क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 29,000 आपकी फ़ीस है, फॉर एग्जांपल है नहीं, हालांकि 29,000 आपकी फ़ीस है, ठीक है। तो ऐसा जैसे कि आप KMC से फिर आप कहाँ आ जाइएगा, सेकेंड एलोकेशन सीट में आपको हंसराज कॉलेज मिल गया। तो हंसराज का फ़ीस अगर 24,000 है, फॉर एग्जांपल 24,000 है, तो आपको जितना भी यहाँ पे बचता है वो रिफ़ंड हो जाता है। आपको बैंक डिटेल मांगेंगे, बैंक डिटेल भी आपको CACS में मांगा था, तो आप बैंक डिटेल्स को सही से फिल करिएगा क्योंकि आपका रिफ़ंड आपके बैंक में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ पे पेमेंट कर दूंगा तो ये सीट कंफर्म हो जाएगी, नहीं। आपको पूछा जाएगा फ्रीज एंड अपग्रेड। अगर आप अपग्रेड करते तो सेकंड एलोकेशन होगा। फिर से सेकंड एलोकेशन का प्रोसीजर आपको बता दिया किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहेगा। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट को याद रखिएगा, इससे एक दिन पहले ही कर दीजिएगा क्योंकि लास्ट डे में सर्वर इशू हो जाते हैं। तो आपको जब उसी दिन कर दीजिएगा, ज़्यादा पॉसिबल टाइम वही रहेगा कि आप उसी दिन करिए, क्योंकि लास्ट मिनट में पैनिक सिचुएशन भी हो जाती है और हमसे कुछ ना चाहते हुए भी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या होगा, 30 अगस्त को आपको लास्ट ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और वो सीट अगर आप फ्रीज़ कर देते हो तो वेलकम टू द कॉलेज, वेलकम टू DU। वो अगर आप फ्रीज़ कर देते हो तो आपका वेलकम है DU में, आपका सीनियर हो फिर मैं हंसराज में, तो BA प्रोग्राम है मेरा हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स। तो आपको कोई भी इन केस DU का काफ़ी अच्छा कल्चर है कि एंटी रैगिंग एंड ऑल है,
आपके साथ कोई रैगिंग एंड ऑल, आप सीनियर्स से ऐसा मत करिए। यहाँ के सीनियर्स काफ़ी अच्छे, सारे सीनियर्स, मेरे सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी हेल्पफुल नेचर के रहते हैं। नॉट ओनली सीनियर्स, मैनेजमेंट, फैकल्टीज़ एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल भी रहती है, और इंस्पिरेशनल भी रहती है और काफ़ी अच्छे भी रहते हैं, जो आपको गाइड करेंगे, हर एक पॉइंट पे गाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका प्रेफरेंस फिलिंग का मैंने आपको बता दिया फेज़ 2 में आपको किस तरीके से हैंडल करना है फेज़ 2 को। ठीक है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैंने बता दिया। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, समरी कर देते हैं। ठीक है, आपका फेज़ 1 आया, फेज़ 1 का अभी करेक्शन विंडो चालू है आपका। ठीक है, फेज़ 1 का DO का CSAS का क्या चालू है, आपका फेज़ 1 का करेक्शन विंडो चालू है। उसमें मैंने बोल दिया करेक्शन में हमेशा ध्यान रखिए नाम, नंबर और जितने भी डिटेल है सारे डिटेल्स को क्लियर रखिए, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट में सेम डिटेल होना चाहिए। अभी फेज़ 2 चालू है। फेज़ 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेज़ 2 में क्या है, फेज़ 2 में है प्रेफरेंस फिलिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने प्रायोरिटी बोला, प्रायोरिटी को मैटर दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान ऑनर्स ही कोर्स करे। काफ़ी मेरे दोस्त ऐसे थे जो मैं BA प्रोग्राम में, उन्होंने ऑनर्स से पहले BA प्रोग्राम रखा था, तो मैंने काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखे थे। एंड यूट्यूब में जब मैं वीडियो देखता था तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ये बोलते थे कि आप ऑनर्स को ऊपर रखिए, BA प्रोग्राम को नीचे रखिए। लेकिन नहीं, मैं BA प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मेरे पास अभी करियर अपॉर्चुनिटी भी है। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना एम रहता है, खुद का एक सपना रहता है। जैसे कि मेरे सिविल सर्विस के काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो उनको GS कॉम्बिनेशन पढ़ना था कॉलेजेस के साथ, तो उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज लिए, BA प्रोग्राम को प्रायोरिटी दिए रदर देन एक इंडिविजुअल हिस्ट्री ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पे। और प्रायोरिटी के बाद मैंने सीक्वेंस वाइज आपको बताया, मेरा खुद का ट्रिक बताया आपको कि सीक्वेंस इस तरीके से मैटर करना, नॉर्थ, उसके बाद साउथ कैंपस, उसके बाद ऑफ कैंपस। ठीक है, अगर आपको डिग्री करना है, डिग्री को इंपॉर्टेंट देना है, डिपार्टमेंट को इंपॉर्टेंट देना है, तो ये पैटर्न को आप फॉलो करिए। ठीक है, और अगर आपको मेरे समान कॉलेजेस का ये करना है तो नॉर्थ कैंपस में जितने आप कर सकते हैं, जितने के लिए आप एलिजिबल हो और जितने में आपको इंटरेस्ट है, उसको आप क्या करिए, ऊपर रखिए। लाइक मेरे 35 कॉलेजेस थे नॉर्थ कैंपस में, जितने भी कॉम्बिनेशन मुझे आते थे वो कॉम्बिनेशंस को मैंने ऊपर रखा था। उसके बाद फिर आता है साउथ कैंपस को रखिए, फिर उसके बाद साउथ कैंपस के मल्टीपल ऑप्शंस देखिए। उसके बाद फिर आता है ऑफ कैंपस, और ऑफ कैंपस को फिर रखिए। ऐसा नहीं है, मैं फिर अभी भी दोहरा रहा हूँ कि कोई कॉलेज ऊपर नीचे नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, एक्सपोजर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंट आता है, एक एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। क्योंकि ऐसा है कि CUET स्कोर से घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है कि CUET स्कोर क्या आया, CUET स्कोर 450 आया, 550 आया। गो फॉर दिस पैटर्न। मैं तुम्हें श्योर बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास 110 वीडियोज़ हो गए, 110 सोर्सेज हो गए। मैं आपको बोलूँगा पैनिक मत करिए, जो मिलना है। हम मतलब हमारी लाइफ का, हम लोग सिर्फ वो एक ट्रेन का एक बोगी है, मतलब हम लोग की इसमें हमारे हिस्ट्री के फैकल्टी ने बोला था कि हम एक ट्रेन की बोगी है, चलाने वाला इंजन ऊपर वाले के हाथ में। तो हमारे पास कोई एनर्जी नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है कुछ चीज़ें चेंजेस करने का। जो इंजन जिनके हाथ में, उन्हीं के पास पावर है, तो उन पर विश्वास रखिए। आप घबराना नहीं, कुछ भी गलती करना नहीं, क्योंकि यहाँ पे गलती आपसे हम उम्मीद नहीं रखते। अगर गलती हो जाती है, एक गलती भी आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। तो गो रिसर्च इन अ गुड मैनर। उसके बाद आप आइए 29 अगस्त, उसके बाद आपकी कॉलेज लाइफ शुरू होगी, तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस फिलिंग आपको मैटर करता है, प्रेफरेंस फिलिंग पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने थर्ड चीज़ आपको क्या बताया कि आपको सीट एलोकेशन होगा। सीट एलोकेशन होने के बाद आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। क्वेरी रेज अगर कॉलेज करता है तो वो आपको डैशबोर्ड में दिखेगा, जो आपको डिफरेंट फैकल्टी यहाँ पे बता देगी। वो डैशबोर्ड में आपको क्वेरी कहाँ दिखाई देगी, इन प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। वो क्वेरी रेज करेंगे, और अगर वो क्वेरी भी क्लियर हो गया तो देन यू हैव टू पेमेंट करने के बाद आपके पास अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आता है। अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आपके हाथ में। आपको अगर वो कॉलेज अच्छा लग रहा है, आपको वो कॉलेज मिल गया और आपको लगता है इसके आगे मैं नहीं जाना चाहती हूँ, या इसके आगे मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए, तो गो एंड फ्रीज दैट ऑप्शन। मैं ये नहीं बोल रहा हर कोई जाओ सेकंड एलोकेशन में। आपको लग रहा है वो कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज में आप देख रहे हो कि आपका इंटरेस्ट आ सकता है। मेरा भी प्रेफरेंस कुछ और था, हर किसी को अपना इच्छा का नहीं मिलता है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो आप जहाँ पे हो वहाँ पे खुशी देखो,
और वहाँ पे मैटर करता है कि आप किस तरीके से एक्सपोजर करिएगा। आपके इंडिविजुअल सेल्फ इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं डीओ में, क्योंकि डीओ में एक्सपोजर है, अनलिमिटेड है। जहाँ जाना है आपको एनजीओज़ में काम करना है, एक्सपोजर है। आपको सोसाइटी में काम करना है, एक्सपोजर है। आपको डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है, एक्सपोजर है। आपको राइटर बनना है, ऑथर बनना है, एक्सपोजर है। सारी चीज़ की अपॉर्चुनिटी डीओ कॉलेज के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेजेस के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एज एन इंडिविजुअल, एज एन स्टूडेंट को हम प्रेफरेंस देते हैं, और आप इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना पैर हाथ मार के आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो आप फ्रीज़ करिए उस ऑप्शन को, और फ्रीज़ करने के बाद अगर आप उससे सक्षम नहीं हो और उससे ज़्यादा अगर आप खुश नहीं हो, देन यू शुड गो फॉर अपग्रेड ऑप्शन। उसके बाद आप अपग्रेड करना। अपग्रेड में ये भी गारंटी नहीं है कि अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन आप ये टेंशन मत लीजिए कि मैंने अपग्रेड कर दिया है तो मेरा जो पिछला वाला सीट था वो चले जाएगा। सबसे अच्छी बात है, अगर ये चीज़ नहीं रहती तो मैं तुम्हें गाइड नहीं करता। तुम अगर अपग्रेड करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे हंसराज का मुझे अगर बीएससी बॉटनी ऑनर्स मिल गया, बॉटनी ऑनर्स मुझे बीएससी का मिल गया, तो मैं बीएससी ऑनर्स हंसराज में ना करते हुए मेरे प्रेफरेंस होगी कहीं और करने की, हिंदू कॉलेज में करने की। तो मैं यहाँ पे क्या ऑप्शन करूँगा, मुझे लगेगा कि मुझे अगर हिंदू मिल सकता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, अपग्रेड के लिए जाऊँगा। ठीक है, अब मैंने अपग्रेड कर दिया तो मुझे ये टेंशन रहेगा कि मुझसे हंसराज चले जाएगा, हंसराज कॉलेज मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो आपका हंसराज ही कॉलेज है, आपका कोई चीज़ चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे, वो टेंशन मत लीजिएगा। आपने अपग्रेड ऑप्शन दबा दिया तो आपको प्रीवियस वाला कॉलेज चलेगा नहीं। अगर आपका कुछ अपग्रेड नहीं होता तो आपका हंसराज कॉलेज ही है, और इनकेस अगर आपका अपग्रेड हो जाता है तो फिर सीट एलोकेशन, फिर एक्सेप्ट एंड ऑल सारा प्रोसीजर जो हम लोगों ने सीट एलोकेशन के फर्स्ट फेज़ में देखा था वो हम सेकेंड फेज़ में देखिएगा। अगर आपको न्यू कॉलेज अलॉट होता है तो, अगर नहीं होता है तो आपका पुराना कॉलेज सेम रहेगा। ठीक है, वो नहीं हटने वाला। ठीक है, ओके। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, जो आपको मुझे गाइड करना था, जो प्रेफरेंस फिलिंग में आपको मुझे गाइड करना था, जो आपको समझाना था कि प्रेफरेंस फिलिंग क्या है। पैनिक नहीं करना मेरे जूनियर्स, मेरे भाई और बहनों, प्लीज़ पैनिक नहीं करना। पैनिक होता है इस सिचुएशन में, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हमें सोचने में आते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं। डोंट ओवर थिंक, यू हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर यू आर गोइंग टू हैव, और उसके साथ फिर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। डरना बिल्कुल नहीं है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बेस्ट विशेज़ आप लोग को। माता रानी आप लोग को कृपा करे, बस यही मेरी दुआ है। धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन।